नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। टीएनपी ट्यूटोरियल में लॉ विद तेजस्वी शर्मा आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ मैं आप लोगों के बीच आया हूं और उस विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रा स्क्रीन पर न्यूज़ आइटम्स को देख लें। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं आप सबके लिए और मैं चाहूँगा कि इन न्यूज़ आइटम को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है इसी संदर्भ के अंदर सीमित होता है। देखिए जरा, हाथापाई कर मामूली चोटें पहुंचाने पर युवक के खिलाफ केस दर्ज। डंडे से तोड़ी महिला की बाजू, थाना में केस दर्ज। चाकू मारकर साधारण तौर पर घायल, केस दर्ज। जमीनी विवाद में दो गुटों में झगड़ा, गोली लगने से दो गंभीर तौर पर घायल। बाजू पर लोहे की रॉड लगने से हड्डी टूटी। 3 व्यक्तियों को तलवार के वारों से हल्की चोटें, 2 को डंडे से मामूली घाव, पुलिस में केस दर्ज। अगली स्लाइड देखें जरा आप। तेजाब फेंक कर युवती को किया घायल, केस दर्ज। एक पुरुष को शराब में जहर मिलाकर मारने की कोशिश, केस दर्ज। गालियों के बदले युवक ने मारा थप्पड़, केस दर्ज। भद्दे मजाक से युवा ने खोया आपा, तोड़ी दोस्त के नाक की हड्डी, केस दर्ज। और फिर से आगे देखिए। धक्का देकर कार से बाहर फेंका, गनीमत रही कोई चोट नहीं लगी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दुर्घटना, हल्की चोटें लग सकती हैं, गंभीर चोटें या परिचालक की हादसे में मौत, केस दर्ज। तो दोस्तों, इस तरह के जो समाचार है, इस तरह के जो न्यूज़ आइटम्स हैं, आप अक्सर रेडियो टेलीविज़न के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर या उसके साथ साथ रोज़ सुबह आप अपने समाचार पत्र के अंदर अमूमन देखते हैं। तो ये समाचार, ये जो न्यूज़ आइटम्स हैं, इनको बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इनके अंदर जाइए, लेकिन एक सैंपल है आज का जो हमारा संदर्भ है। तो आपने ये समाचार जो सुने, इसमें कुछ चीज़ें हमने बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से देखी हैं कि एक तो क्या चोट लगी है, हर केस के अंदर किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है। और दूसरा जो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय था, वो था हथियार। किसी में डंडा, किसी में गोली, किसी में हाथापाई, किसी में मुक्का, किसी में जहर, किसी में तेजाब, ये इस तरह की और दुर्घटना थी। और साथ में किसी जगह पर ऐसा भी था कि उकसाया गया है, उकसाने के बाद चोट पहुंचाई गई है। और चोटें भी अलग अलग तरीके की थी। किसी में साधारण चोट थी, किसी में गंभीर चोट थी, किसी में मौत हो गई है। तो इस तरह की जो समाचार हैं, इस तरह के जो न्यूज़ आइटम्स हैं, हमारे मन के अंदर एकदम से ये कौंता है कि अगर ये पुलिस में केस दर्ज हुआ है और किस धाराओं के अंदर ये केस दर्ज हुआ होगा, कौन कौन सी धाराएं लगी होंगी और उन धाराओं के अंदर कितनी किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है। ये है आज का मेरा विषय। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1860 ईस्वी में 1860 में, आज से 160 साल पहले भारतवर्ष के अंदर एक कानून लाया गया, जिसे हम कहते हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, द इंडियन पीनल कोड 1860। द इंडियन पीनल कोड 1860 मतलब भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 में ये दंड संहिता बनी थी, जिसमें इस तरह के ही नहीं बल्कि हर तरह के अपराध को संग्रहित किया गया और उस अपराध के लिए सजाएं मुकम्मल की गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इंडियन पीनल कोड के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले इंडियन पीनल कोड 1860, इट इज द एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। 6 अक्टूबर 1960 को ये एनेक्टमेंट बनी और 1 जनवरी 1862 को भारतवर्ष के अंदर ये लागू हो गया। और इससे रिलेटेड जो एक्ट है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब है ऐसा प्रोसीजर इस एक्ट, जो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सजाओं का प्रावधान है, जो एक्ट्स का प्रावधान, जो एक्ट हुए हैं उनका प्रावधान है, उसको जो प्रोसीजरली हमने करना है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत करते हैं। वो एक अलग
अलग विषय है, अलग एक्ट है, उसको हम किसी और दिन देखेंगे। तो भारतवर्ष की पूरी टेरिटरीज के अंदर इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत ही इस तरह के विषयों को देखा जाता है। और इंडियन पिनल कोड के अंदर 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शन है। टोटल 23 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 511 सेक्शंस है। एंड इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, फौजदारी मुकदमों से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, उन सभी के लिए यह बहुत विस्तृत तौर पर एक कानून बनाया गया है जिसे हम कहते हैं इंडियन पिनल कोड। 23 चैप्टर और 511 सेक्शंस। याद रखिएगा, आप कभी भी आपको पूछा जा सकता है, कभी भी आपके ये जनरल नॉलेज का भी विषय है एक। अब देखिए आगे, इन्हीं 23 चैप्टर्स के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड के अंदर चैप्टर नंबर 16 जो आपको स्लाइड के ऊपर इस वक्त दिख रहा है, स्लाइड के ऊपर चैप्टर नंबर 16 व्हाट इट सेज, ये चलता है सेक्शन 299 से 377 तक। डिफरेंट टाइप्स के एक्ट इसके अंदर आते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस इसके अंदर आते हैं। मेरा एक्ट का बोलने का मतलब ये नहीं, एक्ट का मतलब है क्रियाएं, काम। जो भी इसके अंदर कोई ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, उससे मेरा मतलब है। आप इसको एक्ट इंडियन पिनल कोड से बाहर मत समझिएगा। 299 टू 377 के अंदर आता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। देखिए आप जरा, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मतलब है हमारा शरीर, इंसान का शरीर। इंसान के शरीर के ऊपर कोई भी ऑफेंस होता है वो आता है सेक्टर 16 और सेक्शन 299 टू 377। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ इंक्लूडिंग मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ये चलता है सेक्शन 299 से 311 तक। उसके बाद दूसरे तरह के ऑफेंस आते हैं, वो ऑफेंसेस है ऑफेंसेस कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, इंजरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ्स, सेक्शन 312 टू 318। इसके बाद नीचे देखिए आप थोड़ा सा, हर्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 319 टू 338 तक। फिर उसके अगला जो एक सेगमेंट है वो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शंस 339 टू 348। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट्स, सेक्शन 349 टू 358। किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, सेक्शन 359 टू 374। और सेक्सुअल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग रेप एंड सोडोमी, दे आर इंक्लूडेड इन सेक्शन 375 टू 377। ये डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, डिटेल में दी है, इसको मैं हिंदी में नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज का मेरा विषय सिर्फ इन सब चीज़ों में से, जितने भी आपने ये देख रहे हैं, इन सब में से एक सेगमेंट के ऊपर मेरा फोकस है आज का। और वो जो आपको बड़े बोल्ड वर्ड्स में दिखाई दे रहा है, दैट इज हर्ट। क्योंकि समाचार जो हमने सुने थे, देखे थे, उनमें सिर्फ चोटों से संबंध था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ हर्ट्स, क्योंकि भारतवर्ष का जो भी कानून है, कानून के अंतर्गत भारतवर्ष के हर नागरिक को ये प्रिज्यूम किया जाता है, यह माना जाता है कि वो कानून का ज्ञाता है, उसको हर चीज़ कानून की आती है। लेकिन अमूमन देखा क्या जाता है, अमूमन हाँ बोलते तो हैं हम कानून आता है, लेकिन कानून की जो धाराएं हैं उनको जब तक हम समझेंगे नहीं, उनको अपने जहन के अंदर नहीं बिठाएंगे, तब तक कैसे कह सकते हैं हम कि हम कानून को जानते हैं। ये लीगल फ्रेटर्निटी से बाहर का विषय है। ये मैं बहुत बेयर सा, एक बहुत सा बेसिक सा नॉलेज आपको इस सेगमेंट में, इस कैप्सूल के अंदर दे रहा हूँ अपने आज के टॉपिक के अंदर। ये आम जनता के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि हमारे बिगिनर्स या लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। तो लॉ स्टूडेंट्स और बिगिनर्स तो इसको जरा बेसिक तौर पर समझें, लेकिन जो आम जनता है, आम साथी हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो इस लीगल प्रोफेशन के अंदर नहीं है लेकिन देश के नागरिक हैं और डिफरेंट एरेना में आप काम करते हो, कम से कम इतना ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आपकी विसिनिटी के अंदर, आपके एरिया के अंदर या कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और मन के अंदर जो विचार आते हैं, उन विचारों का समाधान आज आपको यहाँ पर मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम। तो चलिए देखते हैं फिर हर्ट सेक्शन 399 टू 338।
अब अगली स्लाइड को हम नजर मारेंगे। हर्ट, सेक्शन 319 टू 338, 319 से लेकर 338 तक। व्हाट डज द वर्ड हर्ट मीन्स? हर्ट का जो शब्द है इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 319 आईपीसी, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। मतलब पहले कहा था ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बॉडीज। तो यहां पर आप देखिए जरा 319 के अंदर हर्ट को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। एनी पर्सन, मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी कहा था, हर बार कहूंगा कि जितने भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर, एक दो को छोड़कर, वो बात की बात है कौन कौन से सेक्शन है, लेकिन 511 में से एटलीस्ट 510 या 9 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी तरह से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर्सन के खिलाफ किए गए हैं। तो आईपीसी उन्हीं लोगों के ऊपर लगती है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी ऑफ अदर पर्संस किया गया है। तो यहां भी देखिए आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 319, whoever causes bodily pain, किसी व्यक्ति को पेन मतलब दर्द देना, डिजीज मतलब किसी तरह की कोई ऐसा संक्रमण फैलाना, संक्रमण देना, या फिर इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के किसी अंग को कोई ऐसी चोट पहुंचा देना जिसको नकारा हो जाए। तो ऐसी अगर कोई स्थिति आती है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति के अगेंस्ट, तो उसे हम कहते हैं हर्ट। सिंपल लैंग्वेज में हर्ट का मतलब है चोट पहुंचाना। चोट का मतलब होता है इंजरी। आईपीसी के अंदर इंजरी को हमने डिफाइन नहीं किया गया, आईपीसी में कहीं भी ये डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर बेसिक नॉलेज के अंदर हम इसे समझे तो हर्ट मीन्स एनी इंजरी कॉज टू एनी अदर पर्सन। तो चलें फिर आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जरा स्क्रीन देखिए आप, इसके ऊपर मैंने दो तरह से डिफाइन किया है इसको, हर्ट और एक है ग्रीवियस हर्ट। तो टाइप्स ऑफ हर्ट्स कितने हुए? एक सिंपल हर्ट और एक ग्रीवियस हर्ट। देखिए स्क्रीन पे आप देखेंगे, सिंपल हार्ट में युवक ने हाथ रखा है अपनी पीठ के ऊपर, इसका मतलब इसको थोड़ी सी चोट आई है किसी तरह से, किसी भी ऑफेंस की वजह से। और दूसरी तरफ अगर स्लाइड देखेंगे आप, तो वहां पर एक व्यक्ति की टांग कट गई है और उसका ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि ये ग्रीवियस हर्ट। आप खुद समझ सकते हैं स्क्रीन को देखकर ही, इधर सिंपल हर्ट मतलब थोड़ी चोट और ग्रीवियस हर्ट मतलब ज्यादा बड़ी गंभीर चोट। तो आगे देखें जरा थोड़ा सा। अब जो पहला सेगमेंट था सिंपल हार्ट का, सिंपल हार्ट अंडर सेक्शन 319 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसके दो सेक्शन है जिसमें सिंपल हार्ट और ग्रीवियस हार्ट को डिफाइन किया गया है। वैसे आईपीसी के अंदर सिंपल हार्ट भी कहीं वर्ड नहीं है, उसे हम सिर्फ हार्ट कहते हैं, लेकिन समझने के लिए इसे हम सिंपल हार्ट का नाम दे रहे हैं, अदरवाइज इट इज अ हार्ट एंड ग्रीवियस हार्ट। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज का ध्यान रखें, देयर इज नो वर्ड इन आईपीसी सिंपल हार्ट, इट इज ओनली हार्ट। तो सिंपल हार्ट अंडर सेक्शन 319 टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस एनी वन और मोर ऑफ एसेंशियल्स ऑफ सिंपल हार्ट मस्ट बी प्रेजेंट। एक या इससे ज्यादा के जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन है उनमें से यदि कोई भी चीज अगर चोट से मुतल्लिक, चोट से रिलेटेड कोई भी चीज आती है किसी अदर ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, तो वो बॉडीली पेन, इन्फर्मिटी टू अनदर्स और डिजीज, ये तीन चीजें जो हमने पहले भी देख ली हैं, इन तीन चीजों में से एक या एक से ज्यादा या तीनों अगर किसी व्यक्ति को पहुंचाई जाती हैं किसी अदर व्यक्ति द्वारा, किसी अलग व्यक्ति द्वारा, और तो वो आती हैं सिंपल हार्ट के अंदर, बॉडीली पेन, इन्फर्मिटी टू अनदर्स एंड डिजीज। द इंस्टेंसेस आर, अब कैसे होती हैं ये? डूइंग ऑफ एन एक्ट, आईपीसी के अंदर दो तीन चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। एक तो एक्ट होना जरूरी है, दूसरा उसके ऊपर मेंजरिया होना जरूरी है। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, ये मतलब कि जानबूझकर किसी व्यक्ति को ऑफेंस करना, किसी व्यक्ति के ऊपर ऑफेंस करना, उसे कहते हैं मेंजरिया। जानबूझकर, जानबूझकर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंजरिया। वैसे चोट लग जाए तो वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर एक्टस रियस और मेंजरिया मतलब किसी को
कोई एक्ट हुआ है किसी व्यक्ति के ऊपर और साथ में वो गिल्टी इंटेंशन के साथ हुआ है, तभी आईपीसी के कोई भी सेक्शन है वो उसके ऊपर लागू होता है। तो देखिए आप इंस्टेंसेस क्या है, डूइंग ऑफ एन एक्ट, एक्टस रियस, एक्टस रियस मतलब काम हुआ है, टू एनी पर्सन, एक्टस रियस किसी और दूसरे, टू एनी पर्सन मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, और तीसरा क्या है, विद द गोल और नो हाउ ऑफ कॉजिंग हार्म, मतलब मेंजरिया जो है एक तो एक्ट हुआ है, दूसरा किसी और व्यक्ति के खिलाफ हुआ है, और तीसरा जो गोल था, जो अचीव करना था, जिसने हर्ट किया, जिसने चोट पहुंचाई है, जिसने एक्ट किया है, उसका गोल, उसे पता था कि इस काम को करने से ये हार्म पहुंचाया जा सकता है। ग्रीवियस हर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, नॉट सफिशिएंट, एक तो पहले जो है वो है नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। ग्रीवियस हर्ट को हमने देखा था पहले, गहरी चोट, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर स्लाइड में भी आपने देखा था। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है नॉट सफिशिएंट टू कॉजिंग डेथ इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, ऐसी गंभीर चोट जो कि उस वक्त देने के बाद उससे डेथ नहीं हो सकती, ये पक्का है कि उस व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती उस चोट को लगने से। दूसरा है सफिशिएंट टू कॉजिंग डेथ और ऑन वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइकली टू कॉज डेथ, दूसरे पोर्शन के अंदर अगर चोट इतनी गंभीर है कि उस चोट से किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, या वो चोट ऐसे पार्ट के ऊपर, बॉडी के ऐसे पार्ट के ऊपर लगी है जो कि संवेदनशील पार्ट है, जिससे डेथ इमीडिएटली हो सकती है, जैसे हेड के ऊपर हो गई, आपके नाक के कोई ज़्यादा इंजरी पड़ी, स्कल के ऊपर हो गई, आपके हार्ट के ऊपर हो गई, लीवर के ऊपर, लंग्स के ऊपर, उसको पंचर करना है। इस तरह की कोई चोटें हैं जो वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर चोट लगती है तो वो दूसरे पार्ट में ग्रीवियस हर्ट का सेकंड और बड़ा, जिसे मैं कहता हूँ संगीन पार्ट है। तो देखिए आगे जरा, अब ग्रीवियस हर्ट किस तरह से हो पाती है। फॉलोइंग काइंड्स डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट, 320 सेक्शन, 319 के अंदर हर्ट था, अब 320 सेक्शन के अंदर है हमारी ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट आती है 8 तरह से। अगर इस कैटेगरी, इन 8 कैटेगरीज के अंदर कोई भी चोट किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति ने की है तो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन के अंदर आएगी, उस ग्रुप के अंदर जाएगी वो। देखिए जरा स्क्रीन, फर्स्ट है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब किसी व्यक्ति को नपुंसक कर देना, ऐसी चोट पहुंचाना जिससे किसी भी कारण से वो व्यक्ति नपुंसक हो जाए। सेकेंडली है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर ईयर। थर्ड, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, ठीक है, और प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। इन तीन को हम एक इकट्ठे पार्ट के अंदर देखते हैं। ये हमारी आंख है, ये आंखें हैं, ये कान है, और ये नाक है, और ये जॉइंट्स हैं किसी भी तरह के, है ना। ये तीन चीजों को अगर परमानेंटली, या तो आंखों में से किसी एक आंख को या आंखों को, कान को या कानों को, या फिर ये भी हमारी नाक है, इसके भी डिसलोकेट या कोई ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी, या जॉइंट्स को हमारे डिसलोकेट कर दिया, तो ये सारी अगर परमानेंटली होती हैं तब भी ये 320 के अंदर ग्रीवियस हर्ट काउंट होगी। फिफ्थली देखिए आप, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर। इंपेयरिंग ऑफ पावर्स मतलब किसी भी शरीर के किसी अंग की आपकी जो ताकत है काम करने की, उसको या तो डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है या परमानेंटली उसको नकारा कर दिया गया है। तो ये देखिए, फर्स्टली इमैस्कुलेशन है, सेकंड में परमानेंट प्राइवेशन ऑफ आइदर आइज, प्राइवेशन ऑफ आइदर ईयर्स, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, और फोर्थ में आ गया परमानेंटली इंपेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ मेंबर और जॉइंट। ओके, नेक्स्ट में आ गया सिक्स्थली परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ द हेड और फेस। फेस को आपने परमानेंटली डिसफिगर कर दिया। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, कोई हड्डी या दांत
फ्रैक्चर हो गया या डिसलोकेट हो गया, हिल गया, हड्डी इधर से उधर खिसक गई, तो ये उसके अंदर आता है। एट्थली है एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। ऐसी चोट जो कि व्यक्ति को 20 दिन तक लगातार, 20 या उससे ज़्यादा दिनों तक अगर उसको बॉडीली पेन के अंदर रखती हैं और वो अपने जो रेगुलर वर्क है, जो डेली का उसका काम है, उसको नहीं कर पाता है, तो ऐसी चोट को भी हम गंभीर चोट और ग्रीवियस हर्ट के अंदर रखते हैं। तो ये 8 हमारी ऐसी 8 चोटें हैं, अगर ये लगती हैं तो इसे हम ग्रीवियस हर्ट के अंदर मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब चोट लगी है तो चोट के साथ दोस्तों बिल्कुल जायज़ है कि चोट किसी हथियार से लगी होगी। अब हथियार जो है अगर देखा जाए तो भारतवर्ष के अंदर जितने भी आपकी आंखों के सामने जो भी ऑब्जेक्ट इस वक्त मूवेबल ऑब्जेक्ट जो भी दिख रहा है, मूवेबल ऑब्जेक्ट कोई भी दिख रहा है, अमूमन वैसे तो किसी और काम आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस जिस भी ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचाई जा सकती है दूसरे व्यक्ति को, वो सारे ऑफेंस ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस काउंट होंगे। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके इर्द गिर्द दिख रहा है, मूवेबल है और उससे चोट पहुंचाई जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ वेपन, वेपन ऑफ ऑफेंस। ओके, तो जरा स्क्रीन देखिए अब आप टाइप ऑफ वेपन्स में किस तरह के होते हैं। टाइप ऑफ वेपन में टू कॉज हर्ट इन शॉर्ट, अगर अमूमन तौर पर देखा जाए, मोस्टली इन इंडिया, इंडियन विलेजेस एंड सिटीज, द वेपन्स सच एज स्टिक्स, कटुआ, नाइफ, sword, stones, iron rods, guns etc. are being used against the victim। तो ये अमूमन देखा जाता है, ऐसी चीजें हैं। इवन घर के अंदर के सामान है, चिमटा है, बेलन है, इवन आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर उसको, वैसे तो काम मोबाइल का उसका काम कुछ और है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उसको जोर से मारा जाए किसी के फेस के ऊपर तो वो चोट पहुंचा सकता है। तो ऐसी सभी चीज़ें वेपन के अंदर आती हैं। द वेपन में बी मेटेलिक, वुडन, फाइबर और स्टोन एक्सेट्रा। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑफेंडर, दैट इज टीथ, नेल्स, फीट, पाम, हैंड, फिस्ट, फिंगर्स, एल्बोज एंड नीज एक्सेट्रा, ये सारी भी आप हथियार के तौर पे काम कर सकते हैं। अपना हाथ है आपका, दांत से काट देते हैं, नेल से हम चोट पहुंचा देते हैं, पैर से हम मार देते हैं किसी को, हाथ पाम से थप्पड़ मार सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं, फिंगर से किसी की आंखें तोड़ सकते हैं, एल्बो कोहनी मार सकते हैं, नीज गोड़े से आप किसी को भी भारी चोट पहुंचा सकते हैं। ये जो बॉडी के हमारे अपने पार्ट्स हैं, ये भी हथियार के रूप में काम की आ सकते हैं। इन्हें भी हम वेपन ऑफ ऑफेंस की संज्ञा के अंदर रखते हैं आईपीसी के अंदर। और उसके साथ साथ बर्न्स हैं, किसी भी तरह से जला देना, आर कॉज्ड बाय फ्लेम, ठीक है, फ्लेम से करा, हीटेड ऑब्जेक्ट्स को गर्म ऑब्जेक्ट किया, उससे चोट पहुंचा दी, या फिर स्कर्ल्स बाय हॉट लिक्विड्स, कोई गर्म पानी ही डाल दिया, किसी तरह का वेपर्स और गैसेस के थ्रू हम किसी को चोट पहुंचा देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो ये सारे वेपन ऑफ ऑफेंसेस के अंदर आते हैं, टाइप्स ऑफ वेपन में आते हैं। बॉडीली हार्म में ऑल्सो भी कॉज्ड बाई, जो शरीर को चोट, कोरोसिव्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंसेक्टिसाइड्स, हाई डोजेज ऑफ ड्रग्स, ये भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनसे हम चोट, कोरोसिव का मतलब है हमारे जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर यूज़ की गई है लिक्विड फॉर्म के अंदर जिससे वो टिश्यूज़ हमारे फेलियर हो जाते हैं, टिश्यूज़ फट जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, करंट लगा दिया किसी को। इंसेक्टिसाइड्स, यू नो वेरी वेल, इंसेक्टिसाइड्स कोई ऐसी जहरीली जो पेड़ों को दवाइयाँ डालते हैं, हम किसी फसल के ऊपर डालते हैं, वो दे दिया। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब ये जो हमारे मच्छर, मक्खी, कॉकरोच वगैरह, इन सबको हम जो दवाइयाँ देते हैं, डालते हैं, उनसे भी हो सकता है। हाई डोजेज ऑफ ड्रग्स, किसी जो ड्रग है भले ही वो शरीर को ठीक करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर वो हाई डोज दे दी जाए उसकी,
तो भी वो वेपन ऑफ ऑफेंस में काउंट हो सकती है। तो अब इसके बाद आपने देखा टाइप्स में देखा, पहले किसी भी तरह की हो सकती है। अब नेचर क्या है उन वेपन्स की, आईपीसी के अंदर नेचर देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन देखते हैं हम जरा एक बार फिर से। तो सबसे पहले आता है ब्लंट वेपन्स। ब्लंट मतलब जो कि तेज धार नहीं होते, जैसे स्टिक्स, स्टिक्स गोल होती हैं या चौरस भी होती हैं, ठीक है। स्टोन्स, पत्थर हैं, नुकीले नहीं होने चाहिए, लेकिन पत्थर अगर बेडोल सा पत्थर है, दैट इज ऑल्सो ब्लंट वेपन। आयरन रॉड्स, वुडन रॉड्स, फीट, पैर, हथेली, फिस्ट, फिंगर्स, एल्बो, नी, ये सभी चीज़ें ब्लंट वेपन की संख्या में आती हैं। मैंने पहले कहा था बेलन भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है शार्प एज वेपन्स, कटुआ, नाइफ, एरो, सोर्ड, स्टोन्स, जो नोकीले स्टोन्स हैं, ग्लास, शीशा है, उससे भी हम तेज धार चोट पहुंचा सकते हैं। दांत हैं, टीथ, नेल्स, ये शार्प एज वेपन्स काउंट होते हैं। तो इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है डेंजरस कैटेगरी में। गन्स, गन शॉट से बॉम्ब्स, डायनामाइट्स एक्सेट्रा, दे आर इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब चीज़ें आती हैं डेंजरस में। तो नेचर ऑफ वेपन्स के अंदर इट इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। वन इज ब्लंट, अदर इज शार्प एंड थर्ड इज व्हाट इज थर्ड? डेंजरस वेपन। ओके, तो ये तीनों कैटेगरीज की आगे जो डिस्क्रिप्शन दी गई आप इसको पढ़ सकते हैं। और चौथी तरह के आते हैं अदर्स के अंदर, ऑल डेंजरस एसिड्स कॉजिंग बर्न्स। जितने भी एसिड्स हैं, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, और कई तरह के एसिड है जो जलाने के काम आते हैं। फर्दर, हर्ट्स आर कॉज्ड बाय फ्लेम, हीटेड ऑब्जेक्ट्स एंड स्कार्स बाय हॉट लिक्विड्स एंड वेपर्स और गैसेस एक्सेट्रा, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। बॉडी के अंदर वो चीज दिखाई गई है। तो आगे चले। अपसेट्स ऑफ हार्ट। हार्ट्स कितनी तरह की होती हैं? पहले हमने देखा है 319 के अंदर और 338 तक जाता है हार्ट्स का ये टॉपिक जो हमारा है। 319 के अंदर आती है हार्ट, सिंपल हार्ट। 320 हमने देखा ग्रीवियस हार्ट, जो कि घातक और गंभीर तौर की हार्ट्स हैं। तो अपसेट्स ऑफ हार्ट्स देखें जरा, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहले में आता है हर्ट्स। हर्ट्स की ओनली डेफिनेशन, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ ये डिफाइन किया गया कि हर्ट्स क्या होती हैं। 319 और 320। 319 सिंपल हार्ट, 320 ग्रीवियस हार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा वॉलेंटरी कॉजिंग हार्ट, जानबूझकर हर्ट यानी चोट पहुंचाना, ये अट्रैक्ट करता है किसी को। हार्ट अट्रैक्ट नहीं करती, ग्रीवियस हर्ट भी अट्रैक्ट नहीं करती, जब तक कि ये 2, 3 और 4 ये कैटेगरीज में अगर फॉल नहीं करती वो हर्ट। चोट तो कैसे भी लग सकती है। आप जा रहे हैं, कोई दौड़ के उधर से आ रहा है, या आप इधर से दौड़ के जा रहे हैं और गलती से आप किसी से टकरा गए, वो गिर गया, उसके सिर में चोट आ गई, बाजू टूट गई, तो वो जानबूझ के नहीं है ना, तो वो आईपीसी के अंदर नहीं कवर होगी। कोई भी हर्ट आईपीसी को अट्रैक्ट नहीं करती है, आपराधिक किसी भी विषय को अट्रैक्ट नहीं करती है, जब तक कि वो 2, 3 और 4 जो मैंने ये 3 दी गई हैं डिस्क्रिप्शन, इनके अंदर फॉल ना करें। ओके, इट्स क्लियर नाउ। तो सेकंड देखिए आप, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट 321, 322 हर्ट थी, 320, 319, 320 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट है 321 और 322 के अंदर। हर्ट्स ऑन प्रोवोकेशंस आता है 334 और 335 सेक्शन के अंदर। और नेक्स्ट है हर्ट्स बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट्स 336, 337, 338, 304A। ये जो 3 ग्रुप हैं, ये जो 3 अलग अलग तरीके से बताया गया है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, बाय प्रोवोकेशन एंड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, इन तीनों के अंदर अलग अलग डिफरेंस है। एक में वॉलंटरीली है, एक में प्रोवोकेशन है, और एक में रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है। तो अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। तो एक बार फिर से आपको रिकैप में ले जा रहा हूं। समाचार आपने सुने थे शुरू में ही।
हाथापाई पर मामूली चोटें आई, डंडे से तोड़ी महिला की बाजू, चाकू मारकर किया साधारण तौर पर घायल, जमीनी विवाद में 2 गुटों में झगड़ा, गोली लगने से 2 गंभीर तौर पर घायल, बाजू पर लोहे की रॉड लगने से हड्डी टूटी, व्यक्तियों को तलवार के वारों से हल्की चोटें, 2 को डंडे से मामूली चोटें घाव। तो अब ये जो 4 आपने देखी, इन चारों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है चोट लगना। ये भी कॉमन है, किसी और व्यक्तियों के खिलाफ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन अलग अलग है, एक्ट अलग अलग है, चोट अलग अलग है, हर्ट है, कहीं ग्रीवियस हर्ट है, और वेपन ऑफ ऑफेंस अलग अलग है। तो अब हम इनको समझते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, हल्की चोट को, डंडे की चोट को, जमीन और गोली की चोट को, तलवार की चोट को, डंडे से मामूली घाव है, किसी से ग्रीवियस हर्ट है। तो वो सारी चीज़ें अब हम अगले स्लाइड के अंदर देखते हैं इसको। वॉलंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट, 319 और 320 के अंदर क्या था, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। अब यहाँ पर जो सेकंड हमारा मैंने बताया था वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जो सेगमेंट किया था हमने, उसको पोर्शनेट किया था, वो था वॉलंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट। इसे हम डिफाइन करते हैं 321 के अंदर आईपीसी के। Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby causes hurt to any person is said voluntarily to cause hurt। मतलब बोर्ड में देखिए आप, रेड में लिखा है इंटेंशन, फिर आता है नॉलेज, फिर आता है कॉज हर्ट और डज देयर बाय कॉज हर्ट, एनी पर्सन भी है बीच में, ठीक है। तो जो 319 में हर्ट को डिफाइन किया गया था कि ये चीजें होनी जरूरी हैं, वो सब कुछ यहां पर दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है इंटेंशन, मतलब जानबूझकर, नॉलेज, उसको पता है कि ये चोट लगने से क्या होने वाला है, नॉलेज और इंटेंशन, इट मींस वॉलेंटरीली, जानबूझकर जब भी कोई चोट पहुंचाई जाए किसी दूसरे व्यक्ति को और वो सिंपल हो, 319 की चोट हो, तो वो आती है वॉलेंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 321। नेक्स्ट देखिए, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी सेट हमने दिखाए हैं, चाहे वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट है, चाहे वो प्रोवोकेशन से अंदर है, चाहे वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, चाहे वो एसिड का भी बताऊंगा मैंने 2 ग्रुप्स आगे छोड़ दिए हैं, अभी तक जानबूझकर छोड़े हैं, वो मैं इसी सेगमेंट के अंदर आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। लेकिन वॉलेंटरली कॉजिंग, बाय प्रोवोकेशन और बाय रैश और नेग्लिजेंट, इन तीनों के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में सिंपल हर्ट लगी होगी, दूसरे में ग्रीवियस हर्ट होगी। अगर सिंपल हर्ट होगी तो उसका सेक्शन अलग है, उसकी सजाएं अलग हैं, और यदि ग्रीवियस हर्ट होगी तो उसके सेक्शन अलग है और उसका इफेक्ट और उसकी ऑफेंसेस की डिस्क्रिप्शन अलग है। तो बस आपने ये बेसिक रखना है कि हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। जहां हर्ट होगी वॉलंटरली, प्रोवोकेटरी और बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, तो वहां वो अलग सेक्शंस के अंदर डिफाइन किया गया। यहां देखिए अब आप, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 321 के अंदर था वॉलंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट। Voluntarily causing grievous hurt means whoever deliberately causes hurt, if the hurt which he expects to cause or realizes that himself will generally be prone to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, is said willfully to cause grievous hurt। आप इस डिस्क्रिप्शन में मत जाइए, ये एक टेक्निकली जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, लेकिन इसको जनरलाइज तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं कि जो 320 के अंदर हमने 8 ऐसे पॉइंट्स देखे थे कि अगर वो पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, वो चोटें फुलफिल होती हैं, उन एक्ट्स के अंदर अगर ऐसी कोई चोट किसी दूसरे व्यक्ति को लगाई जाती है और वो 8 कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है, तो वो 320 के अंदर ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगी, राइट।
अगर वो 8 चोटें यहां पर पाई जाती हैं वॉलंटरली कॉजिंग, इंटेंशनली एंड विद द नॉलेज, अगर किसी को चोट पहुंचाई जाती है और वो फॉल करती हैं उन 8 जो हमारे सेगमेंट्स थे उन कैटेगरीज के अंदर, तो वो वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट काउंट होगी अंडर सेक्शन 322। तो जल्दी से एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 319 320 हर्ट ग्रीवियस हर्ट, 321 322 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट एंड वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। अब दोस्तों हमने ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया कि चोट कैसे कितनी तरह की होती, वेपन ऑफ ऑफेंस कितनी तरह के होते हैं। तो अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपको बहुत समझने में बड़ा इजी हो जाएगा इस चीज़ को। तो ज़रा स्लाइड की ओर देखिए। स्लाइड में डिस्क्रिप्शन दी गई है 4 नंबर, उसमें 2, 1 और 2 है सिंपल, 3 और 4 है ग्रीवियस लिखा हुआ, ऊपर लिखा है हर्ट, फिर वेपन एंड सेक्शंस। तो बड़े डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको समझाऊंगा कि किस चोट के लिए, किस वेपन को यूज करने के लिए कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है। अब ये है आम आदमी को समझने के लिए। तो देखिए ऊपर सिंपल हर्ट है, सिंपल हार्ट है ना, और उसके साथ वेपन है ब्लंट आप खुद जानते हैं कौन कौन सा है, जो तेज धार ना हो, राइट, नॉन डेंजरस हो। तो ब्लंट वेपन सिंपल प्लस ब्लंट वेपन ये है 323। 319 20 हर्ट्स के लिए, 321 22 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट्स के लिए। अब लगा 323 ये है हमारा सेक्शन जो ऐसी चोटों के लिए अट्रैक्ट होता है आईपीसी के अंदर, सिंपल हर्ट विद ब्लंट वेपन। नेक्स्ट देखिए जरा स्लाइड के ऊपर, सिंपल हर्ट विद शार्प एज वेपन, सिंपल हर्ट विद शार्प एज वेपन, ये 324 सेक्शन शार्प एज। और इसके बाद आता है हमारे पास ग्रीवियस हार्ट विद ब्लंट वेपन, या सिंपल हार्ट विद ब्लंट वेपन, सिंपल यहां ग्रीवियस हार्ट विद ब्लंट वेपन 325। ओके, ये और ये एक सेगमेंट है विद ब्लंट वेपन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रीवियस हार्ट विद शार्प एज वेपन्स और डेंजरस वेपन्स, शार्प एज और डेंजरस वेपन्स, ये लगता है हमारा 326। ठीक है, ये पार्ट बन गए। और जो 324 और 326 है ये एक सेगमेंट है विद शार्प एज वेपन, ये शार्प, ये सिंपल, ये ग्रीवियस, ये सिंपल, ये ग्रीवियस, ये ब्लंट वेपन से है। ओके, एक ब्लंट विद शार्प, सिंपल, ग्रीवियस विद ब्लंट, शार्प विद सिंपल एंड ग्रीवियस विद शार्प एज। तो ये सेगमेंट बन गए हमारे 323, 324, 325 और 326। बड़ा इजी है इसको समझने के लिए। आप इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा सेक्शन इसमें अट्रैक्ट होता है। अब एक 326 है, ये तो आप बिल्कुल समझ गए इस चीज को। तो अब 326 को अलग से डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि ग्रीवियस इंजरी है और डेंजरस वेपन से है। 326 के साथ साथ एक और सेक्शन आता है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, वो आगे मैं बताऊंगा इस बारे में। लेकिन 326 को जब हम समझ लेंगे, 326 को समझ लेंगे, तो बड़ा इजी हो जाएगा हमें 307 को समझना भी। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट्स हैं ये सारी। ऑफेंस अंडर सेक्शन 326 दैट द एक्यूज कॉज ग्रीवियस हर्ट एज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 320। 320 जो सेक्शन है उसके अंदर 326 के लिए क्या है, पहले तो ग्रीवियस हर्ट होना जरूरी है। ग्रीवियस हर्ट कैसी होनी चाहिए? दैट द एक्यूज कॉज्ड इट वॉलंटरली एज एनवाइस्ड इन 322। सेक्शन 322 के अंदर ये जो चोट है, हर्ट है, ये वॉलंटरली होनी चाहिए। उसके बाद
that causing of such grievous hurt was made by means of any instrument of shooting etc., or by means of any poison etc., or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale etc., or by means of any animal. मतलब इसका नटशेल में ये आ रहा है कि ऐसा हर्ट ऐसे वेपन से होनी चाहिए जो डेंजरस है। किसी व्यक्ति के ऊपर जब अप्लाई करी तो वो डेंजरस वेपन होना चाहिए, जैसे शूटिंग है, गन शॉट कर दिया, कोई पॉइजन दे दिया, उसके बाद ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, इनहेल करने के लिए डेंजरस है, कोई इवेपोरेशंस वगैरह दे दी, उसके बाद कोई ऐसा एनिमल छोड़ दिया उसके ऊपर जो उसको मतलब बहुत गंभीर तौर पर घायल कर सकता है। तो ये 326 के अंदर ऐसी चोटें जो कि 320 की ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन के अंदर आती हो और 322 में वॉलंटरली कॉज की गई हो, तो वो आती है 326 के अंदर। दैट इज इन डेंजरस टाइप ऑफ एक्ट्स विच हैज बीन डन अगेंस्ट एनी पर्सन। नाउ 326 का थोड़ा सा आगे और करते हैं इसको। टू अट्रैक्ट सेक्शन 326 injuries must satisfy the requirements of clause 7 and clause 8 of section 320। 320 में हमने पढ़ा था ग्रीवियस हर्ट्स, और ग्रीवियस हर्ट के अंदर 7 और 8 जो है, 7 और 8 का क्लॉज है जो, उसके अंदर अगर ये फॉल करेंगी चोटें तभी वो 326 अट्रैक्ट करती है, अदरवाइज ये सिंपल इंजरीज काउंट होंगी, मीनिंग देयर बाय दे विल बी काउंटेड अंडर सेक्शन 324। 324 आपको मैंने बताया था 24 326 का 326 का सेगमेंट है, ये शार्पेस्ट है ना। ओके, तो अगर ये 7 और 8 क्लॉज के अंदर आती हैं 320 में जो ग्रीवियस हर्ट दी गई हैं, तभी ये 326 में फॉल करेगी, अदरवाइज नहीं। अब वो क्या थी 7 और 8, देखिए जरा आगे। ये फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, या तो बोन की डिसलोकेशन हो गई या दांत हिल गया है या टूट गया है। एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। ऐसी चोटें जो 20 दिन तक किसी व्यक्ति को उसके नॉर्मल कोर्स में किए गए कामों से रोकती हों और 20 और उससे ज्यादा दिनों तक उस व्यक्ति के शरीर में चोटें मतलब बॉडीली पेन करती हों, उसको सफर करती हों, तो ये है 326। अगर ऐसी कोई वॉलंटरली हर्ट की गई हैं तो दैट कम्स अंडर सेक्शन 326। और इसमें पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट क्या है, इसमें इम्प्रिजनमेंट अबाउट लाइफ और अप टू 10 years, वो काउंट करता है किस तरह से चोटें पहुंचाई गई हैं और कितनी डेंजरस थी वो उनको डिपेंड करता है। पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू 10 years, राइट। तो ये आ गई हमारी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट्स की थी। तो इसी सेगमेंट में एक 307 भी है आईपीसी का। 307 हम बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की प्रयास किया गया, आता है अमूमन हर वक्त 307 का केस दर्ज हुआ है। एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 हैज बीन फॉलोड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए 307 के अंदर, वो स्लाइड के ऊपर देखिए जरा। स्लाइड में बड़ा क्लियर लिखा गया है। एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 हैज द फॉलोइंग एसेंशियल्स। नंबर 1, दैट द एक्यूज्ड डिड एन एक्ट। पहले कहा था कि एक्ट होना जरूरी है 319 के अंदर, ओके, हर्ट्स के जो हमने पढ़ा था, एक्ट होना जरूरी है। तो उस व्यक्ति ने दूसरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्ट किया, ये 307 की पहली इंग्रेडिएंट। उसके बाद दैट द एक्ट वाज डन विद इंटेंशन और नॉलेज एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस। इंटेंशन और नॉलेज से ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर किया होना चाहिए टू कॉज ए बॉडीली इंजरी एज द एक्यूज्ड नो to be likely to cause death, or that such bodily injury was in the ordinary course of nature to cause death, or that the accused attempted to cause such death by doing an act known to him to be so
imminently dangerous that it must in all probabilities cause death or such bodily injury as is likely to cause death। ये थोड़ा लंबा है, लेकिन 307 की जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताई पूरी की पूरी। लेकिन इसको अगर हम सेगमेंट में और बड़ा सिंपल वे में समझें कि 307 तभी लगती है जब किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली और जानबूझकर कोई एक्ट किया है और ऐसे एक्ट करने के वक्त उसके दिमाग में ये था कि इस एक्ट को करने से, इस चोट को पहुंचाने से उस व्यक्ति को जिसके ऊपर वो एक्ट किया गया है, यानी दूसरे व्यक्ति की हर हालत में मौत हो सकती है। जो दूसरी इंजरीज थी 323, 24, 25, 26, वहां इंटेंशन तो थी चोट पहुंचाने की, लेकिन यह इंटेंशन नहीं थी कि उस व्यक्ति को मैं मार दूंगा। इस चोट से वो व्यक्ति मर सकता है, लेकिन अगर इन सब चीजों को छोड़कर उस व्यक्ति ने, जिसने भी चोट पहुंचाई है, पहुंचाने की कोशिश की है, उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे इस काम को करने से, मेरी इस चोट को पहुंचाने से उस व्यक्ति की मौत हो सकती है, तो वो 307 लगेगा। सिर्फ 326 और 307 में फर्क इतना सा ही है। क्या फर्क है कि ग्रीवियस हर्ट इंटेंशन नॉलेज है वहां पर, लेकिन ये इंटेंशन नॉलेज इतनी ग्रेव नहीं है कि वो व्यक्ति, उसको ये नॉलेज है कि इस चोट को पहुंचाने से उसकी मौत हो सकती है। लेकिन यहां पर इंटेंशन ये है कि मैं ऐसी जगह पर चोट मारूंगा जिससे कि उस व्यक्ति की मौत लाजमी है, वो मरना ही चाहिए। अगर ऐसा आता है तो 307 है। अगर चोट पहुंचाती बार कहीं भी लग जाती है, चोट मारी कहीं और, लग कहीं और गई, इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, कहीं ऐसे पार्ट पे लग गई जहां पे ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा के अंदर आता है, लेकिन वहां पर वो चीज नहीं थी। लेकिन 307 अट्रैक्ट हो जाएगा इमीडिएटली अगर उस बंदे, ये प्रूव हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है उसको ये मालूम था कि इस जगह पर चोट पहुंचाने से, इस तरह से चोट पहुंचाने से उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो दैट इज 307। थर्ड देखिए आप जरा स्लाइड के ऊपर, दैट द अक्यूज हैज नो एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग सच डेथ और इंजरी। एक्यूज के पास कोई इस तरह का एक्सक्यूज नहीं है फॉर इंकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग सच डेथ और इंजरी का। तो ये तीन जो क्राइटेरिया हैं, इनके अंदर यदि चोट पहुंचती है और नॉलेज इंटेंशन होती है तो 307 को अटैक करेगी। फिर आगे है, फॉर लायबिलिटी अंडर सेक्शन 307 द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स। प्रोसिक्यूशन को ये फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे। नंबर कौन सा है? द अक्यूज डिड एन एक्ट, एक्ट तो किया गया। सेकंड, दैट द एक्ट वाज डन विद सच इंटेंशन और नॉलेज एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ ही बाय दैट एक्ट कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये नॉलेज के साथ चोट पहुंचाई जाए कि मैंने इस व्यक्ति को मारना ही मारना है, उसको मर्डर करना ही करना है उसका, इस उद्देश्य से वो चोट पहुंचाई गई है। इफ हर्ट इज कॉज्ड बाय सच एक्ट द ऑफेंडर बिकम्स लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर इस नजरिए के साथ, इस उद्देश्य के साथ चोट पहुंचाई गई है तो जिसने चोट पहुंचाई है आईपीसी के अंदर 307 सेक्शन के अंदर उसको इम्प्रिजन टू लाइफ, मतलब उम्र कैद की सजा होगी। अदरवाइज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रेस्क्राइब्ड इज 10 ईयर्स, 10 साल की सजा है। अगर चोट पहुंचाई गई है, अदरवाइज किसी और तरीके से। ठीक है, तो यह है 307 अपॉन। तो यह था हमारा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट्स का सेक्शन। 322 से शुरू होता है, 323, 24, 25, 26, ये 323, 24, 25, 26 ये सेक्शंस आते हैं हमारे वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में। अब चलते हैं हम दूसरे सेगमेंट की ओर। दूसरे सेगमेंट में आता है अपॉन प्रोवोकेशंस, मतलब किसी को उकसाया गया है। उधर वॉलंटरी था, जानबूझकर चोट पहुंचाना था,
यहाँ किसी ने उकसाया किसी को, उकसाने के देखिए आप, यहाँ उकसाने के हमने एग्जाम्पल दिए हैं। गालियों के बदले युवक को मारा थप्पड़, भद्दे मजाक से युवा ने खोया आपा, तोड़ी दोस्त के नाक की हड्डी। यहाँ भी दो तरह की चीजें आप देख रहे हैं, एक तरफ थप्पड़ मारा, दूसरी तरफ हड्डी तोड़ दी नाक की। हुआ क्यों? प्रोवोकेशन के ऊपर, किसी ने किसी को उकसाया, उसने रिटेलिएशन में चोट मार दी। तो ये आता है 334 और 335 के अंदर। प्रोवोकेशन से अगर किसी को चोट है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ही है। मैंने पहले कहा वॉलंटरली हो, चाहे प्रोवोकेशन से हो, चाहे रैश और नेग्लिजेंट से हो, चोटें दो तरह की लगेंगी, एक सिंपल लगेगी या ग्रीवियस लगेगी। तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर कैसे डिफाइन किया गया उस चीज को देखते हैं आप। हर्ट एंड प्रोवोकेशंस, अगर सिंपल है हर्ट 319 की परिभाषा के अंदर फॉल करती है, अगर 319 की, राइट, तो वो 324 सेक्शन के अंदर आएगा, 34 सेक्शन के अंदर आएगा, सॉरी। दूसरे, अगर वो चोट आती है 320 की, ग्रीवियस की जो लिस्ट है, क्लॉजेस हैं, उसके अंदर फॉल करती है अगर, तो वो बन जाएगा 335। ये यहां पर बिल्कुल क्लियर कट है आपके पास, इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपने माइंड के अंदर रखना है कि सिंपल हर्ट 334, ग्रीवियस हर्ट 335, अगर प्रोवोकेशन, अंडर प्रोवोकेशन अगर चोट पहुंचाएगी है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर आता है तीसरा जो सेगमेंट था हमारा, वो है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। धक्का देकर कार से बाहर फेंका, होता है कई बार ऐसा। गनीमत रही को चोट नहीं लगी, लेकिन वो उसको चोट नहीं लगी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। तेज, तो ऐसी अगर कोई एक्ट हो जाता है जिसमें चोट ना लगे लेकिन किसी की लाइफ को एंडेंजर किया गया है, किसी की जो जिंदगी है उसको डेंजर में डाला गया है, तो वो बनता है 336। ये स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो सेगमेंट है, इसी सेगमेंट के अंदर जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना। अब दुर्घटना हुई कैसे? रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, तेज रफ्तार या लापरवाही की वजह से। तो वो तीन तरह की हो सकती है, मैंने इसको क्लियर किया है इसके अंदर। एक्सीडेंट की वजह से कई बार हल्की चोट लग जाती है, कई बार गंभीर चोट लग जाती है, तीसरी कंडीशन के अंदर किसी की डेथ हो जाती है। तो ये तीनों आप यहां पर देख सकते हैं। तो इन्हीं को हमने डिफाइन किया है और डिस्क्राइब किया है अगले सेक्शंस के अंदर। हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ टू ऑफ अदर्स, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना, किस वजह से? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से। नो हर्ट बट एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ अदर्स 336। सिंपल हर्ट 319 की हर्ट बाई एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ अदर्स, एंडेंजरिंग कैसे करनी? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से 337। ग्रीवियस हर्ट बाई एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ अदर्स 320 की अगर चोटें लगी हैं और रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से लगी है जिससे किसी व्यक्ति की लाइफ एंडेंजर में आई है तो 338 लगेगी। उसके बाद डेथ कॉज्ड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, अगर उस एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, नॉट इट comes under the clause not amounting to culpable homicide. ओके, इसको हम 304A कहते हैं, डेथ कॉज्ड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। सिर्फ उसमें रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है और वो कल्पेबल होमिसाइड 299 की परिभाषा के अंदर ना आता हो। कई बार जानबूझ के भी चढ़ा देते हैं किसी के ऊपर ट्रक गाड़ी, जानबूझकर इंटेंशनली करते हैं, तो वो 304A में नहीं आएगा। लेकिन वहां पर इंटेंशन नहीं थी मारने की, एक्ट था रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, एंडेंजर थी लाइफ की और उससे डेथ हो गई, तो वो 304A के अंदर आएगा। इसमें पनिशमेंट है 2 years और फाइन और बोथ। ये सिर्फ डेथ वाले 304A में, क्योंकि जो मैं अगला चार्ट आपके ऊपर पास लेके आ रहा हूँ उस चार्ट में 326 और 304A नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दी गई है। नेक्स्ट, अब आती है जो मैंने पहले कहा था कि मैंने कुछ सेगमेंट छोड़ दिए हैं ऑफेंसेस के अंदर, सेक्शन छोड़ दिए थे। तो आजकल अमूमन पिछले 8-10 साल से देखने में आया है
कि कुछ लोगों ने जानबूझकर एसिड्स अटैक करने शुरू कर दिए। पहले बहुत कम होता था, लेकिन आजकल ये अमूमन हो रहा है। तेजाब फेंककर युवती को किया घायल, एक पुरुष को शराब में जहर मिलाकर मारने की कोशिश, ऐसे भी इंस्टेंसेस आते हैं हमारे पास। तो उन इंस्टेंसेस के अंदर कौन कौन से सेक्शन है? तो देखो, दोनों के अंदर चोट लगी है ना, और वो ग्रीवियस हर्ट या सिंपल हर्ट उस कैटेगरी के अंदर कहाँ फॉल करती है? यू मे गो बैक इनटू द स्लाइड। लेकिन तेजाब फेंककर युवती को किया घायल, तेजाब का जो बात आती है वो एसिड अटैक के अंदर आती है। एसिड अटैक, इसे हमने अलग से किया गया है डिफाइन। एसिड अटैक्स अमेंडमेंट के बाद ये सेक्शन डाले गए हैं। इसको डिफाइन किया गया है 326A, 326A और 326B। ये दो सेक्शंस हैं जिसमें एसिड से अगर कोई भी किसी के ऊपर हमला किया जाता है, किसी भी तरह का हमला किया जाता है, तो एसिड अटैक्स को देखिए आप स्लाइड के ऊपर। एसिड हैज बीन डिफाइंड 326A, एसिड अटैक हैज बीन डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, ये एसिड की बात हो रही है, विच हैज ए कोरेसिव नेचर। इट मे इंक्लूड ब्लीच, बाथरूम एंड टॉयलेट क्लीनर्स एसिड्स, हार्पिक एक्सेट्रा, और एनी टाइप ऑफ एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब, उसके बाद HCl है, हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। अंडर द न्यू सेक्शन 326A, ए पर्सन who throws or administers acid on another person and causes damage or deformity is liable for an imprisonment that is not less than 10 years and may extend to life imprisonment. A fine that is collected under section 326 is granted to the victim for medical expenses. अब इसके अंदर क्या है? 326 में कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह के एसिड को फेंककर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, ठीक है, चोट पहुंचाता है, चोट चाहे जैसी मर्जी हो, अब इसमें यहां डिफाइन नहीं किया गया है 326 में कि कैसी चोट होनी चाहिए, ग्रीवियस हो या सिंपल हो, बस चोट पहुंचाई है बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, बाय थ्रोइंग एसिड, ही इज लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 years, 10 साल से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं, और उसके बाद लाइफ भी हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट वो ग्रेविटी ऑफ जो एक्ट है उसके ऊपर देखा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उसे फाइन भी भरना पड़ेगा, और जो वो फाइन कितना होगा यहां डिफाइन नहीं है। फाइन वो इसलिए डिफाइन नहीं है कि फाइन होगा उतना जितना कि उस व्यक्ति को जिसको चोट पहुंची है उस व्यक्ति की ट्रीटमेंट के ऊपर जितना खर्चा आता है। अगर ट्रीटमेंट के ऊपर 10 लाख खर्चा आएगा तो 10 लाख का फाइन होगा। ट्रीटमेंट के ऊपर 2000 का खर्चा आता है तो 2000 तक का फाइन हो सकता है। तो इट एक्सटेंड्स अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। ओके, तो 326A के अंदर एसिड फेंकने की 10 साल तक की मिनिमम और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर 326 के अंदर ऐसा भी होता है कई बार कि चाहता तो था करना वो, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर की बात आई, अटेम्प्ट टू मर्डर में मर्डर नहीं हुआ, अटेम्प्ट तो हुआ। उसी तरह से यहां भी एसिड से चोट नहीं आई लेकिन अटेम्प्ट तो हुआ। तो सेक्शन 326B के अंदर एन अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड अपॉन ए पर्सन is met with imprisonment of up to 7 years but not less than 5 years for the attacker under section 326B। ऐसी कंडीशन में जहां पर कि उसने कोशिश की एसिड्स अटैक करके हर्ट पहुंचाने की किसी व्यक्ति को, लेकिन वो सिर्फ एक प्रयास था, एक्ट नहीं हो पाया, तो ऐसी जगह पर 7 साल तक की सजा हो सकती है, बट नॉट लेस देन 5 years। 5 साल से नीचे नहीं हो सकती। इसमें कितनी है? लाइफ, बट नॉट लेस देन
10 years। यहां 7 साल, नॉट लेस देन 5 years। या फाइन नहीं लिखा गया है क्योंकि जब एक्ट ही नहीं हुआ तो एक्सपेंसेस भी नहीं के अंदर। तो अब दोस्तों जल्दी से हम देख लेते हैं किस किस केस में कितनी सजा होती है। तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास सेक्शन 323 में वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year, 1000 रुपये तक का फाइन है या दोनों हो सकते हैं। 324 में वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years है, फाइन है और विद बोथ है। 325 के अंदर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, तो ये आपके पास आ जाता है ग्रीवियस हर्ट आती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और विद फाइन। नेक्स्ट आता है 327 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट का मतलब सिंपल हर्ट है, अगर सिंपल हर्ट एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी को लेने के लिए अगर कोई चीज़ की गई है, किसी को रोका गया इलीगली, किसी को बाध्य किया गया है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन है इसमें। 328 आता है कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, मैंने पहले आपको बताया, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, उसमें इम्प्रिजनमेंट 10 years और विद फाइन है। सेक्शन 329 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। ये कॉजिंग हर्ट और हर्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 329 और 330, एक में कॉजिंग हर्ट है, एक में कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है उसी चीज के लिए, तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और नॉट 10 years तक की हो सकती है। ओके 330 में है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो कन्फेशन वाला पोर्शन है दोस्तों, ये बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज के अंदर लगता है। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे जानबूझकर कन्फेस करा दिया जाता है कि यस आई हैड कमिटेड दिस ऑफेंस, तो उसके लिए है ये बेसिकली। वैसे तो वॉलंटरली अगर कोई ऐसा जबरदस्ती किसी ने कोई काम किया है जिससे उसको किसी व्यक्ति से कन्फेस कराया गया है, यस आई हैड डन इट, जानबूझकर कन्फेस कराया गया है, तो वहां पर 330 सेक्शन 7 years एंड विद फाइन। नेक्स्ट आता है 331 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, जो 330 और 331 वहां सिंपल था, यहाँ ग्रीवियस है, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years है एंड फाइन है। 332 में वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और उस ड्यूटी के दौरान उसको रोका जाता है, उसको हर्ट पहुंचाई जाती है, ग्रीवियस हर्ट या हर्ट पहुंचाई जाती है, तो 332 सेक्शन के अंदर ये चार्जेबल अंडर सेक्शन 332 है। 333 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट, ये ऊपर जो 332 आप देख रहे हैं यहाँ सिंपल हर्ट है, सिंपल हर्ट है, यहाँ गलती से ग्रीवियस हर्ट लिखा गया है, इसे आप सिंपल हर्ट पढ़िए। तो सिंपल हर्ट 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन 332 में। 333 के अंदर ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन। नेक्स्ट 334 है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, वो जो मैंने कहा था तीसरे सेगमेंट के अंदर प्रोवोकेशंस के अंदर 334 में अगर हर्ट है प्रोवोकेशन से तो 1 साल की सजा और फाइन है और विद बोथ है। 336 में एक्ट एंडरेंजिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months और फाइन 250 rupees और विद बोथ। 337 में कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडरेंजिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, हर्ट, imprisonment for 6 months और फाइन ऑफ 500 rupees और विद बोथ। 338 के अंदर causing grievous hurt by act endangering life और personal safety of others, imprisonment for 2 years और फाइन ऑफ 1000 rupees और विद बोथ। एंड इसके बाद 304A का मैंने आपको पहले बता दिया है, 304A के अंदर 2 साल तक की सजा है और 326 का इसमें नहीं है स्लाइड के अंदर, तो 326 की भी आपको पहले बता दी है मैंने सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years की है। और एसिड अटैक का 326A और 326B में अलग से आपको मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो साथियों ये था
टॉपिक हमारा चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी, जिसमें डिफाइन किया गया है हर्ट्स को, चोटों को, इंजरीज को, और इंजरीज को दो तरह से, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को किन किन तरीके से ये लगती है, वॉलंटरली कॉजिंग, बाय प्रोवोकेशन और बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द पर्सन। इनको हमने बड़े अच्छे तरीके से एलोबरेटली डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एसिड अटैक्स और बाय पॉइजन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। कहाँ पर प्रोवोकेशन कहाँ पर चोट पहुंचाई जाती है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, और कहाँ पर कन्फेशंस को लेने के लिए, वो भी हमने यहाँ पर आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के अंदर जो हमने 1 घंटे का आज ये डिस्कशन किया है, मैं जो वीडियो जब बनाने लगा था तो मैंने सोचा कि ये 15, 16 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, कंटेंट ही इतना है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। तो मुझे जब मैंने घड़ी देखी तो 1 घंटा 7 मिनट से ऊपर हो चुका है। लेकिन दोस्तों क्या करें, टॉपिक की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरा करते करते ये समय लग गया। मुझे लगता है कि आप इसको देखते हुए बोर नहीं हुए होंगे और इसको बार बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक नॉलेज है ये चीज़ें। और इसके साथ साथ यदि लॉ स्टूडेंट्स और दूसरे हमारे लीगल लिमिनरीज को अगर कोई टॉपिक्स चाहिए, इसको बहुत और अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है एक अलग वीडियो के अंदर। अगर आप वो चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन जो मैंने ये स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं, मेरा पूरा विवरण है, ईमेल एड्रेस है, उसके बाद मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके माध्यम से मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये दूंगा, और ये दूंगा क्यों, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये मैंने सोचा है कि जितनी मेरे अंदर थोड़ी बहुत लियाकत, थोड़ा नॉलेज है, नॉलेज लियाकत तो कोई नहीं है, लेकिन नॉलेज जो मैंने गेन की है उसको कोशिश की है मैंने आम जनता तक पहुंचाने की। और लॉ स्टूडेंट्स और लीगल लिमिनरीज से जितने एडवोकेट्स हैं, हमारे फ्रेशर्स हैं या दूसरे हमारे साथी हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो लॉ पॉइंट्स के साथ साथ मैंने इसको डिस्कस करके MCQs में, फुल लेंथ और शॉर्ट लेंथ क्वेश्चंस के अंदर इसको डिफाइन करते हुए मैंने एक सेगमेंट बनाया है। वो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंटली अगर आप चाहेंगे तो वो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि वीडियो बनाने के पीछे जहाँ मेरी मोटिवेशन है, जहाँ मेरा एक सोच है, तो उस मोटिवेशन को आप लोग उड़ान दे सकते हैं। 1 घंटा 10 मिनट जो आपने मेरे साथ बिताए हैं, इन 1 घंटा 10 मिनट में आपकी तरफ मैंने अपना काम किया है और आपने सुना है, समझा है। अब एक छोटा सा काम आपकी तरफ से है, तो अपने इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर लाइक कर दीजिए, और साथ में शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं आप। और जो पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लॉ विद तेजस्वी शर्मा को, तो कृपया आप वहाँ पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मेरा निवेदन है कि आपके कमेंट्स भी मुझे चाहिए होंगे। कमेंट्स कैसे कैसे इसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग सीरीज चलेगी अब मेरे इन वीडियोस की। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के, इंटेलिजेंट पर्सन्स के मुझे कमेंट भी मिले, ताकि मैं अपने को सुधार भी सकूँ। जो हमारा ये कंटेंट है उसको भी हम और अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच पेश कर सकें, तो यही मेरी उम्मीद है। तो TNP ट्यूटोरियल्स तेजस्वी शर्मा आपसे एक बार फिर विदा लेता है। अगले वीडियो में हम नए एक्ट के साथ आएंगे, नए कंटेंट के साथ आएंगे। हो सकता है क्रिमिनल हो सकता है सिविल हो, लेकिन आईपीसी शुरू की है तो आईपीसी की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, उन सबको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। विश्वास रखिए। तो थैंक यू वेरी मच for this watching my this video, and once again please subscribe and like Law with Tejasvi Sharma on YouTube channel. Thank you very much, so nice of you. धन्यवाद, नमस्कार।